नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। घटना चक्र जो 2026 की जो एडिशन है, उसमें हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को देख रहे हैं। उसमें आई थिंक ये हमारा छठा लेक्चर या पांचवा लेक्चर होगा। और हम लोग घटना चक्र को पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद इसके प्रश्नों को लगा के और इसी क्लास में यहाँ से रट के जाते हैं। आपकी परीक्षा 6 दिसंबर को है और नंबर ऑफ़ पोस्ट आई थिंक 1000 प्लस ही जाएगा। ठीक है, तो ये चुनावी वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ हो सकता है, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे वैकेंसी आ रहे हैं। घटना चक्र आपके यूपीपीसीएस और आरओ में सिलेक्शन के लिए रामबाण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहनदास, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। ठीक है, देखिए कोशिश करना है कि जो भी यहाँ फैक्ट हैं इनको इसी क्लास में याद करते हुए चलने हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, जितने भी हाईलाइट किए हुए हैं वो एकदम मतलब महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है। इनको पूरा रट के चलना है। जिसको पीडीएफ चाहिए होगा, ठीक है, वो हमारे नंबर 9999342794 पे केवल मैसेज भेज देगा, घटना चक्र पीडीएफ, हम लोग उसको सेंड कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, कहाँ पर? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अल्पायु 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी की शादी कस्तूरबा गांधी से हो जाती है। ठीक, देखिए ये सब सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जैसे 4 स्टेटमेंट बना के आपको प्रश्न देंगे ना, तो दिमाग हिल जाते हैं उस 2 घंटे के पेपर में। क्योंकि देखिए एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, दूसरा जब 4 स्टेटमेंट आते हैं ना आपके सामने, तो आप कन्फ्यूज कर जाते हो कि 13 वर्ष की उम्र में हुआ था, कि 12 में हुआ था, कि 14 में हुआ था। ठीक, इस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 13 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हो जाता है। करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट में दीवान के पद पर कार्य किए। करमचंद कौन थे? गांधी जी के पिताजी, याद रहेगा। गांधी जी के पिताजी जो करमचंद गांधी थे, वे पोरबंदर में, वांकानेर में और राजकोट में दीवान के पद पर कार्य किए हुए हैं। और जो करमचंद गांधी थे, महात्मा गांधी के पिताजी, इनका नाम क्या था? उपनाम क्या था? काबा गांधी। ठीक है, क्या नाम था? काबा या कबा गांधी। ठीक, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम याद करिएगा कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कब? 1894 में। कब? 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ठीक, हरमन कैलन-बाख द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर, भूमि पर, कौन थे? हरमन कैलन-बाख के द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं। प्रश्न पूछ सकता है आपसे, या तो सिंगल फॉर्म में या तो स्टैंडर्ड में बना देगा कि गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना हरमन कैलन-बाख के द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर किया था, या यहाँ कोई और नाम चेंज कर देगा। तो याद रखिएगा, हरमन कैलन-बाख के द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला था। ठीक, महात्मा गांधी फिनिक्स, जो कि पड़ता है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में, वर्ष 1904 में एक आश्रम फिनिक्स सेटलमेंट स्थापित किया था। फिनिक्स सेटलमेंट बोल दीजिए या फिनिक्स आश्रम बोल दीजिए, बात दोनों एक ही है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि महात्मा गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स सेटलमेंट या फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पर? डरबन में। फिनिक्स सेटलमेंट, इसका अन्य नाम क्या था? फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को पुनः इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक, फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। एकदम फैक्ट याद करते हुए चलिए, बहुत सिंपल सुनने में लग रहा होगा, लेकिन
पेपर जब एग्जामिनर को टफ बनाना होता है तो वो 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट आपसे पूछ लेता है, तो प्रेशर में चीज़ें आपसे गलती हो जाएंगी। देखिए, टफ क्वेश्चन को अगर आप गलत करोगे ना तो सिलेक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन जो आसान फैक्ट हैं अगर आप उसको गलत कर दिए ना तो ब्रह्मा भी आपको बचा नहीं सकते। ठीक। फिनिक्स महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया। ये भी एक स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहने से परहेज नहीं किया। जिस प्रकार मार्क्स थे वो राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे, उसी प्रकार गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। इसीलिए गांधी जी स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहने से परहेज नहीं किया। सत्य और अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे, सबको पता है। गांधी जी ने लुईस फिशर से स्वयं कहा, मैं समाजवादी हूं, मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। याद रहेगा। गांधी जी ने किससे कहा? लुई फिशर से कहा। किससे कहा? लुई फिशर से कहा कि मैं समाजवादी हूं और मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। ये सारे एक एक स्टेटमेंट बन सकते हैं एग्जाम में। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे, श्रम को ही मानते थे वो। ठीक है। गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते थे। याद रखिएगा, गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य को सत्ता नहीं मानते थे, वो राज्य विहीन सत्ता की बात की है। गांधी जी किसकी बात की है? राज्य विहीन सत्ता की बात की है। गांधी जी ने स्वयं कहते हैं कि मैं उस समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। आजकल ट्रेंड क्या चला है पता क्या है? आजकल ट्रेंड चला है मैराथन का। ठीक, 10 घंटे की वीडियो में सब सीख जाइए। अरे नहीं भाई, मैराथन से अगर सिलेक्शन होने लगते ना तो आज हर घर में नौकरी होती। चीज़ों को जब आपके पास टाइम है अभी, ठीक है, तो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे लेके चलिए। स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। अब ये पूरी सीढ़ी है, अब यहाँ से यहाँ पहुँचना है, लेकिन अब लोग करते क्या है? मैराथन में यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। नहीं, चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझिए। 2024 का जो प्रश्न पत्र आया था ना यूपीपीसीएस का, दिमाग हिला दिया था अंदर से। और जो पेपर आरओ का आया था 2023 में जो कैंसिल हो गया था, जो वो पेपर आया था वो भी दिमाग हिला दिया था। तो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता और स्टेटमेंट को पढ़ते और रटते चलिए। गरीब बिना रटे नहीं निकलेगा। टॉपिक पे आते हैं वापस। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए सर्वोत्तम विधि क्या बताई है? आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। ठीक, 1893 में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1893 में एक गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। कौन थे? दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर दादा अब्दुल्ला एवं कंपनी को कानूनी व्यापारिक विवाद में सहायता हेतु दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। कौन? गांधी जी 1893 में। ठीक, और भारत कब लौट रहे हैं वो? जनवरी 1915 में वो लौटते हैं भारत। याद ही रहेगा। गोपाल कृष्ण गोखले से निकट संपर्क स्थापित हुआ था। जब वो भारत आते हैं, भारत आगमन पर उनका गोपाल कृष्ण गोखले से निकटतम संपर्क स्थापित हुआ और इन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। ठीक, ये लिखा हुआ है। गोखले की सलाह पर गांधी जी ने पहले 1 वर्ष भारत पर भ्रमण
और अध्ययन किया। उसके बाद भारतीय सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में अधिक सक्रिय हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था गांधी जी से कि जब आप आ रहे हैं तो भारत में जब आपके प्रवेश होता है उससे 1 साल तक आप भारत की व्यवस्था को समझिए, भारत में भ्रमण कीजिए, भारत में अध्ययन कीजिए, उसके बाद ही आप अपने जो भी राजनीतिक कदम है उसको आगे बढ़ाइए। गांधी जी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। 1901 में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बताया था, याद करने का ट्रिक क्या था। 1901 में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के मंच पे वॉच किए गए थे। कांग्रेस के मंच पे वॉच किए गए थे। वॉच तो वॉच से क्या बन गया, दिनसा वाचा। कौन, दिनसा वाचा। तो 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जब भाग लिए थे या देखे गए थे तो उसमें कौन थे अध्यक्ष, दिनसा वाचा। याद रहेगा। प्रीवियस चैप्टर आपको देखिए, चीज समझ में आएंगी। बात समझ गई। देखिए लिखा भी है, अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था। 1902 में बंबई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना किए थे। 1902 में बंबई में, 1901 में देखे गए पहली बार कांग्रेस के मंच पे, और 1902 में बंबई में गांधी जी अपने विधि कार्यालय की स्थापना करते हैं। और 1915 में अहमदाबाद के कोच रब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। 1915 में पहला आश्रम था ये। लेकिन प्लेग की समस्या वहां फैल गई तो चले गए कहां पर, साबरमती आश्रम। 17 जून 1917 को चले गए साबरमती नदी किनारे, अपना अपना ट्रांसफर कर दिया। ठीक। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रिय समझते थे। पहला आश्रम कहाँ था, अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में। 1915 में ट्रांसफर कब करते हैं, 1917 में, 17 जून को। ठीक। इन्होंने, गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की थी। मतलब इनका कुल मिलाकर ये कहना था कि गांवों को भैया पैसा दो और गांव ही अपने जो ग्राम पंचायत है वही अपने गांव की समृद्धि, सुख शांति, आर्थिक व्यवस्था सब कुछ वो देखे। मतलब गवर्नेंस वो बांटना चाहते थे कि गांव लेवल पर ग्राम पंचायतें कर रही हैं, इस प्रकार की बात। ठीक। गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता का कोई स्थान नहीं था। शुरू से बात कर रहे हैं कि सत्ता विहीन की वो बात करते हैं गांधी जी। मार्क्स भी यही बात करते हैं और गांधी जी भी यही बात करते हैं, सत्ता विहीन। गांधी जी का अंतिम आदर्श राज्य विहीन अहिंसक समाज था। याद रखिएगा, जो गांधी जी का अंतिम आदर्श था वो क्या था, राज्य विहीन अहिंसक समाज। स्टेटमेंट पूछ सकता है। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया था। ठीक। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष कर रहे थे तो उसको क्या नाम दिया गया, निष्क्रिय प्रतिरोध। इंपॉर्टेंट है। और बाद में इसको सत्याग्रह शब्द चुन लिया था गांधी जी ने। गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। क्या अंतर किया है, निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है। याद रखिएगा, स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। सत्याग्रह क्या है, एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ किया था। यह पहला सत्याग्रह था गांधी जी का भारत के अंदर 1917 में चंपारण में, और यह सफल भी रहा। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के सम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। यह स्टेटमेंट या कथन आपसे पूछ लेगा कि किसने कहा था। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की एक पुस्तक थी अनटू द लास्ट पढ़ी थी। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बुक का नाम दे देगा, पूछ लेगा। अनटू द लास्ट किसकी थी, जॉन रस्किन की थी।
गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का वह संदेश था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ठीक, गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का वह संदेश था कि गांधी जी व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का अनुवाद गुजराती भाषा में सर्वोदय नाम से किया गया है। ठीक, याद रहेगा, गांधी जी ने जो रस्किन की किताब थी अनटू द लास्ट, उसका गुजराती भाषा में जो अनुवाद किया है वो सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल के नाम से किया है। गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय जैसे लेखकों ने अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और कर बंदी की प्रेरणा पाई। देखिए, अब जो हम लोग ये पॉइंट पढ़ेंगे, ये पूरा ये प्रश्न बना सकता है आपसे, अभी तो बनाया नहीं है प्रीवियस ईयर में, यहाँ से प्रश्न बना सकता है अगर बनाना चाहे तो। क्या, ध्यान सुनिएगा, गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और कर बंदी की प्रेरणा पाई। दूसरा बात, रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। टॉलस्टॉय की एक पुस्तक थी द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू पुस्तक किसकी है, तो किसकी है, टॉलस्टॉय की है। और इसी में गांधी जी ने अहिंसा सार्वभौम प्रेम की समझ को तर्कपूर्ण आधार दिया। बात समझ में आई? इससे बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न बन सकते हैं आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण और खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का जो आंदोलन था वो औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा, 4 ठो नाम दे देगा आपसे, पूछ देगा कि बताइए इनमें से किसानों का आंदोलन कौन सा था, 1 2 2 3 3 4 4 3 ऐसे दे देगा, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि जो चंपारण और खेड़ा था यही किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का जो आंदोलन था वो औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह और सफल सत्याग्रह भी था। इसमें क्या था कि एक मोटा कहानी सुन लीजिए कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो चंपारण के जो किसान हुआ करते थे उनसे जबरन नील की खेती करवाते थे। ठीक, अब नील की खेती करने से होता क्या था, जमीनें खराब हो जाती थी और जो भी खाने वाली फसलें हुआ करती थी, धान गेहूं मक्का ज्वार बाजरा कुछ भी जो थी वो हो नहीं पाती थी। ठीक है, और ये था कि आपको मतलब कि किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा। ठीक है, देखिए, जमीन के 3/20 लगभग 1860 में यह 5 कट्ठा प्रति 20 बिस्से पे था, प्रति बीघा पे था। ठीक, मतलब 1 बीघा के 5 कट्ठे पे आपको 1860 में नील की खेती करनी थी, लेकिन बाद में 1867 के बाद से यह 3 कट्ठा प्रति बीघा हो गया, जिसको हम लोग 3 कठिया पद्धति कहने लगे। भूभाग में नील खेती करना अनिवार्य था। ठीक, बात समझ आ रही है? इसी को 3 कठिया पद्धति कहा गया। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। मामले की जांच के लिए सरकार ने कमेटी गठित की, इसका नाम था चंपारण एग्रियन कमेटी, जिसमें गांधी जी को भी मेंबर बनाया गया। समिति की सिफारिशों और चंपारण एग्रियन एक्ट 1918 के परिणाम स्वरूप 3 कठिया व्यवस्था के उन्मूलन, सरह बेसी में कटौती की गई और कारखानों द्वारा वसूले गए तवान के 25% की वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसमें 2 पॉइंट क्या आया है, एक आया तवान, एक आया सरह बेसी। सरह बेसी ये है क्या, देखिए, सरह बेसी मतलब होता है उच्च लगान लगा, ब्रिटिशर्स थे वो उच्च लगान ले रहे थे। ठीक, जो तवान जो किसान नील की खेती के अनुबंध से जल्दी मुक्त होना चाहते थे उनसे एक मुश्त
भारी जुर्माना वसूला जाता था, इसी को बोलते तवान। ठीक, और वही तवान जो था जिसमें 25% की वापसी का मार्ग भी गांधी जी ने प्रशस्त करवाया कि भैया ऐसा तुम जबरन वसूल लिए हो, लेकिन एक काम करो, तुम 25% कम से कम इनको वापस करो इसका। ठीक, महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ला ने राजी किया था। सबको पता है चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? जेबी कृपलानी के साथ साथ राजेंद्र प्रसाद, सीएफ एंड्रूज, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, एचएफ पोलाक इत्यादि लोग थे। पॉइंट की बात क्या है कि जो एनजी रंगा थे, एनजी रंगा, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। अब बताइए, रंगा साहब उस जमाने में इतना बढ़िया काम का विरोध कर रहे हैं ना, और आज के ज़माने में जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो मोदी जी के द्वारा काम किए या कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। अब आर्टिकल 370 को हटाना, राम मंदिर का निर्माण करवा देना, ठीक है, रक्षा बजट को बढ़ा देना, और भी बहुत से काम हैं जिसका विरोध पार्टियां करती हैं। देखिए, विपक्ष का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप विरोध करो। विपक्ष का मतलब ये होता है कि अगर पक्ष सत्ताधारी व्यक्ति कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको सराहना भी दो। लेकिन विपक्ष की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वो आर्मी तक को नहीं छोड़ती है, उससे भी सवाल करती है, प्रूफ देती है, प्रूफ मांगती है कि भैया प्रूफ दो हमको। अब सेना लड़े या अपने अपने लोगों को प्रूफ दे, मतलब आपको विश्वास ही नहीं है। खैर, ये दूसरी बात थी। रंगा साहब आए तो ये थोड़ा सा ये बात दिमाग में आ गई कि रंगा साहब उस समय के विपक्ष हुआ करते थे जो कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध कर रहे हैं। बताइए, 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों के इस सारे मामले को एक मध्यस्थ बोर्ड को सौंप दिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% वेतन वृद्धि देने की घोषणा की। इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। बाद में बहुत सी कहानी घटी और फिर ट्रिब्यूनल ने 35% वेतन वृद्धि का समर्थन कर दिया। ठीक, अपने को पहली बार इतने पे था, लेकिन इसको लोग इनकार कर दिए मानने से, तो लास्ट में 35% पे बात बन गई। 1918 के गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थापित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर गांधी जी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को, डेट याद रखिएगा कि 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया और कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नोआखाली काल में, नोआखाली एक दंगा, मतलब भयंकर दंगा हुआ था। नोआखाली काल में निर्मल कुमार बोस महात्मा गांधी के सचिव थे। जमना लाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी समाजवादी कार्यकर्ता महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। अब देखिए, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जमुना लाल बजाज उस समय 17 साल के थे। उन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया था। एक स्टेटमेंट यहाँ से भी आपका बन सकता है। देखिए, जमुना लाल बजाज ने, किसने? जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। कांग्रेस के ये कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। गांधी जी सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे।
तथा गांधी सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। वे 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? नागपुर में भाग लिए थे। कौन? बजाज की बात हो रही है यहाँ पे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो जेल भी गए थे। अब आपसे पूछ सकता है कि झंडा सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था? तो 1923 में नागपुर में हुआ था। चार्ल्स एंड्रूज, इनको दीनबंधु एंड्रूज भी कहते हैं। जो चार्ल्स एंड्रूज थे ये सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी इनके घनिष्ठ संबंध थे। दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स सेटलमेंट या फिनिक्स आश्रम में ये गांधी जी के साथ थे। कौन? एंड्रूज साहब। एंड्रूज साहब 1925, याद करिएगा, 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। गोल में सम्मेलन, दूसरा गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। ठीक। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में, कब? 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में कानूनी कार्यालय स्थापित किया था। ठीक, 1903 में जोहान्सबर्ग में कानूनी कार्यालय स्थापित किया और 1910 तक वहीं रुके थे। गांधी जी ने अपनी कानूनी कार्यालय में और लॉ ऑफिस में ट्रस्टीशिप सिद्धांत को लागू किया था। याद रहेगा। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां के जलवायु, भूगर्भीय भौगोलिक दशाओं तथा वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। आगे देखते हैं। 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। कब मार दी? 30 जनवरी 1948 को। और पंडित नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। ठीक, याद रहेगा। हम लोगों ने थ्योरी पार्ट को अच्छे से देख लिया। बात समझ आ रही है? चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, घटना चक्र के बुक को पढ़ने का सही तरीका यही है कि पहले आप थ्योरी पार्ट को पढ़िए, उसके बाद आप प्रश्नों को लगाना शुरू करिए। चलिए, करमचंद गांधी दीवान थे, पोरबंदर के थे, राजकोट के थे, वांकानेर के थे, तीनों के थे। ठीक, डी ऑप्शन सही रहेगा ना? पता है ना, इनको हम लोग काबा गांधी भी कहते हैं, काबा गांधी। चलिए, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास में पढ़ाई की थी। इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते हुए बस चलेंगे। गांधी जी ने कहा कि मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत पोरबंदर के किसी पाठशाला से की, जहां मैं बड़ी मुश्किल से थोड़े पहाड़े ही सीख पाया था। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका क्या नाम था? उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। याद है ना? पढ़कर भी आ रहे हैं। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। 1904 में डरबन के समीप फिनिक्स आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। याद रखिएगा, यहीं पर याद करते चलना है। 1904 में डरबन में इन्होंने फिनिक्स आश्रम या फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की थी। ठीक, ये रिपीटेड प्रश्न है। जिस प्रश्न के ऊपर ऐसे गोला किया रहेगा उसको समझिए आप लोग कि वो प्रश्न बार बार पूछ चुका है। ठीक, जैसे देखिए, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। ठीक, छोड़िए, ये भी फिनिक्स फार्म कहाँ पर है, पढ़ चुके हैं। हाँ, एसके गांधी समर्थक थे किसके? दार्शनिक अराजकतावाद के। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था इस चीज को। ठीक है, गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहने से परहेज नहीं किया। ठीक है, चलिए,
गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य और अहिंसा। ऊपर पढ़ा हम लोगों ने। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता, यही अहिंसा का रास्ता है। ठीक, आगे देखते हैं। गांधी जी ने के संदर्भ में कौन सही है? समाजवादियों में व्यक्तिवादी थे और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। अगर हमें ये प्रश्न नहीं भी आ रहा है, अगर हमने पढ़ा भी नहीं है, तो एक बात याद रखने का कि यूपी पीसीएस आयोग का जो स्टेटमेंट या जो ऑप्शन सबसे लंबा होता है, वो समझ जाइए 70 to 80% सही होता है। अब आप इसको ट्रिक समझिए, चिट कोड समझिए, जो समझना समझिए, बट ये आपका 70 to 80% वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने लुई फीसर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूं, मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। ये सब हम लोगों ने ऊपर थ्योरी पार्ट में कवर कर रखा है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? किसे बताइए? उपवास को। किसे? उपवास को। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीतियों में उपवास को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। बहिष्कार पहले है, धरना पहले, हड़ताल पहले, उपवास को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गांधी सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, बिल्कुल नहीं। उनका मन बदलना था, हम लोग ने हृदय चेंज करना था उनका। हम लोग ऊपर ने पढ़ा है, तो ये लिखा भी है, हृदय परिवर्तन करना है। ठीक, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? क्या है? गरीबी का स्थायित्व। ठीक, हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है गांधी जी के नजर में? वो है गरीबी का स्थायित्व। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने परिवार नियोजन के लिए क्या बताया है? आत्मनियंत्रण। चलिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष, सबको पता है। गांधी जी लगभग 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की कानूनी व्यापारिक विवाद में सहायता किए डरबन गए थे और 1915 में भारत लौटे थे। याद रहेगा, 21 वर्ष तक उन्होंने रहा था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि महात्मा गांधी। चलिए हटाइए, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को फेंका देता है? पीटर्सबर्ग, पता है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम पर भाग लिए थे, देखे गए थे 1901 में। कौन था अध्यक्ष? दिनसा वाचा जी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित था। अहमदाबाद के पहले 1915 में स्थापित किया था। ठीक, उसके बाद 1917 में साबरमती के यहाँ 17 में ट्रांसफर कर दिया था। ठीक, देखिए 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, लेकिन प्लेग बीमारी फैल गया। फिर उसके बाद वो अपना आश्रम 17 जून 1917 को साबरमती की नदी किनारे स्थानांतरित कर दिया। इस आश्रम को पहले सत्याग्रह आश्रम के नाम से जानते थे। जो साबरमती आश्रम था उसी को हम लोग सत्याग्रह आश्रम के नाम से जानते थे। तो ये प्रश्न रिपीटेड है, हटाइए। महात्मा गांधी ने संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा सबसे पुराना है? फिनिक्स सबसे पुराना है, फिनिक्स। ठीक है, 1904 में। गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था, सबको पता है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी के द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में कार्य किया। कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक कार्य किया। उन्होंने बोवर युद्ध के समय घायल सिपाहियों को की देखभाल और सेवा कार्य किया था। रुस्तम जी, ये स्टेटमेंट एक बार आपसे पूछ सकता है। आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए नेतृत्व के तैयार किया। सही बात है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के तैयार हो जाएगी। देखिए,
ये तो सही है, लेकिन जो ये स्टेटमेंट ना, ये स्टेटमेंट, ये भी अगर खाली हिंदी में पढ़े हम लोग तो सही होगा, लेकिन जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था इस पॉइंट का, उसमें एक मिलिटेंस शब्द का प्रयोग किया गया था, उसकी वजह से आयोग ने इसको गलत किया था। ठीक, बात समझ में आ गई? चलो, इसलिए केवल एक सही है और आर गलत है। नहीं, हाँ देखिए, अंग्रेजी के प्रश्न में मिलिटेंसी का प्रयोग करके इसको गलत साबित किया गया था। चलिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, सबको पता है। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। बात समझ में आ गई? गांधी जी ने राजनीति जो जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? सत्ता नहीं है, सत्ता विहीन की बात की है हमेशा उन्होंने। ठीक, राज्य सत्ता विहीन समाज की स्थापना करते थे। आगे बढ़ते हैं। बिहार का वो रसोइया जो 1917 में गांधी जी के हत्या के प्रयास को विफल करके उनके भोजन में जहर मिलाना, बत्तख मियाँ। ठीक, और इसके साक्षी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। बात समझ में आई? सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के समय नील बगान के प्रबंधक थे इरविन। कौन थे? इरविन। इरविन ने गांधी जी को रात्रि भोज पर बुलाया और इरविन ने अपने रसोइया बत्तख मियाँ को गांधी जी को जहरीला दूध परोसने के लिए कहा था, और बत्तख मियाँ ने अपने मालिक की आज्ञा पालन किया, लेकिन हाँ साथ ही गांधी जी को दूध की सच्चाई बताई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस घटना के गवाह थे। चलिए, ये प्रश्न रिपीटेड है, आगे देखते हैं। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 26 अप्रैल 1928 को यंग इंडिया के एक लेख में माय बेस्ट कॉमरेड गॉन में उल्लेखित किया कि मेरे चाचा के पोते मगन लाल गांधी, कौन? गांधी जी के चाचा के पोते मगन लाल गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में मेरे संघर्ष, जिसे निष्क्रिय प्रतिरोध कहा जाता था, को नया नाम सदाग्रह दिया था। क्या दिया था? सदाग्रह दिया था, जिसे मैंने बाद में बदलकर सत्याग्रह कर दिया। तो सदाग्रह नाम किसने दिया था? मगन लाल गांधी ने दिया था। ये कौन थे? गांधी जी के चाचा के पोते। ठीक, चलिए, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 1917 में चंपारण समय। चलिए, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसे इन्होंने सविनय का प्रयोग किया था, वो कौन था? चंपारण, 1917। ठीक, चंपारण आंदोलन 1917 गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, 3 कठिया पद्धति के विरोध में। ठीक, उसके बाद गांधी जी ने 1918 के अहमदाबाद के जो कॉटन मिल मालिकों और मजदूर में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था, उसमें भी प्रयोग किया था। गांधी जी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था। राजेंद्र प्रसाद की एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्याग्रह इन चंपारण, के अनुसार चंपारण में नील की खेती को तिनकठिया नाम 1867 के उपरांत मिला। इस पुस्तक के अनुसार 1860 में चंपारण में नील की खेती का हिस्सा 5 कट्ठा था, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, जो बाद में 1867 के बाद यह कट्ठा 3 कट्ठा में हो गया, अतः इसको 3 कट्ठिया कहा गया। ठीक, चलिए, ये रिपीटेड प्रश्न है। मोहनदास करमचंद गांधी किसके द्वारा सर्वाधिक जाने जाते थे? भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध, ये सही आंसर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय विरोध नाम दिया था, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह चुना। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सतों उपहार है, महात्मा गांधी ने कहा था। ब्रिटिश रिपीटेड प्रश्न है। हाँ, पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन का क्रम बताइए। पहले चंपारण हुआ, ठीक, उसके बाद अहमदाबाद होता है। देखिए, अहमदाबाद में 1918 में होता है और खेड़ा में 1918 में होता है, लेकिन पहले ये होता है फरवरी और ये शायद मार्च में होता है। ठीक, फिर अशोक आंदोलन 1920-22 में। ठीक, चलिए देखिए, चंपारण 17, अहमदाबाद फरवरी मार्च, फिर खेड़ा होता है
और उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920-22। चलिए, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल अहमदाबाद हड़ताल में किया था? याद रहेगा शायद। ये देखिए, चंपारण होता है 17 में, खेड़ा होता है 18 में, ये भी 18 में होता है। बात समझ में आ गई? तो 1919 चंपारण 17, खेड़ा 18, अहमदाबाद 18। तो पहले अहमदा होगा फिर खेड़ा होगा, इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न रिपीटेड है। अब देखिए, गांधी के बारे में सही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए। मैंने ऊपर बताया था आपसे, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं और ये सिंपल भी हैं। अगर अलग अलग फॉर्म में पूछ दे, वन लाइनर में, तो आप कर लोगे। बट ये 4 बना के पूछ दिया आपसे, स्टेटमेंट बना के पूछ दिया तो टफ हो गया है। ये चारों सही, ठीक है। चलिए, 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म होता है पोरबंदर में। प्रारंभिक शिक्षा लेते हैं राजकोट से। 13 वर्ष में कस्तूरबा से शादी होती है। द इनर टेम्पल लंदन से पढ़ाई करते हैं। गांधी जो वो रस्किन की पुस्तक थी अनटू द लास्ट से बहुत अधिक प्रभावित थे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने लगभग इसमें 40 प्रश्नों को देख लिया है और ऊपर थ्योरी में हम लोगों ने इसके पूरा कवर कर रखा है। ठीक है, आप लोग वीडियो देख के बताइएगा कि कैसा लगा और चीज़ों को, जो घटना चक्र की जो थ्योरी पार्ट है, ठीक है, जो थ्योरी पार्ट है घटना चक्र की, उसको एकदम रट लीजिए। क्या कर लीजिए? रट लीजिए। क्वेश्चन भले मत लगाइए अगर टाइम नहीं मिलता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो चीज़ें आपको रट जाएंगी एकदम से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।